नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर बरसे अरविंद केजरीवाल। राजौरी गार्डन में बोले, गलती से कमल का बटन दबा तो बीजेपी का विधायक लड़ता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में करेंगे ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां। 27 जनवरी को दिल्ली में करेंगे चुनावी रैली। स्टार प्रचारकों के माध्यम से दिल्ली में भाजपा अलग अलग वर्गों को साधेगी। दिल्ली चुनाव में हुई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री। दिल्ली में आज 3 जनसभाओं को किया संबोधित। किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी में जनसभा कर भाजपा के पक्ष में बनाया माहौल। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली झांकियां भी बनकर तैयार। एयर कमोडोर मनीष सबरवाल ने मीडिया को झांकियों की झलक दिखाई। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक आपको बता दें मेले का उद्घाटन किया। कहा, हिंदू पहले इसे अपने मन में रखते थे, अब गर्व से कहते मैं हिंदू हूं। और कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 जनवरी को। विक्टिम के माता पिता ने याचिका में कहा, हम सीबीआई जांच से सहमत नहीं, दोबारा जांच कराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है। जिस तरह पूरे देश में होने वाले आम चुनाव पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दिए, कुछ उसी तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही घूमता दिखाई दे रहा है। यही विरोधी पार्टियों की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। ये खास रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल के आसपास घूम रहा चुनाव। जिस तरह पूरे देश में होने वाले आम चुनाव पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द लड़े जा रहे हैं, कुछ उसी तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही घूम रहा है। दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के चुनावों में पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी है। नेशनल मीडिया में मिल रही कवरेज से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि ये दिलचस्पी दिल्ली के नेशनल कैपिटल होने की वजह से ज्यादा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चलते हैं। आपका जनता को सीधे फायदा पहुंचाने पर फोकस। दरअसल केजरीवाल ने देश में नई तरह की राजनीति शुरू की है। सरकारें आम जनता के फायदे के लिए काम बहुत पहले से करती रही है, पर अरविंद केजरीवाल की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए की जाने वाली घोषणाओं ने उन्हें दिल्ली और पंजाब का हीरो बना दिया है। इसके साथ ही जिस तरह से वो बीजेपी और पीएम पर हमला करते हैं, उससे देश में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि मोदी का मुकाबला सिर्फ वो ही कर सकते हैं। भाजपा के लिए केजरीवाल बड़ा खतरा। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति उतार पर है, जबकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति कल के सूरज की तरह हो सकती है। पिछले 12 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपका उदय उल्लेखनीय रहा है। भाजपा के कई लोगों के लिए केजरीवाल भविष्य में पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। भले ही उनकी पार्टी केवल पंजाब और दिल्ली में सत्ता में है, वो राजनीतिक रूप से चतुर हैं, जनता का मूड समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। उनका बिना मुसलमानों का विरोध हुए हिंदू समर्थक होना उन्हें एक अलग पहचान देता है। वो हिंदू प्रतीकों जैसे भगवान हनुमान और मां लक्ष्मी का इस्तेमाल करते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन पर भी जाते हैं। एक खास तबके में उनकी लोकप्रियता उनमें देश का लीडर बनने के लिए आवश्यक योगदान प्रदान करती है। दिल्ली में अगर चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जाहिर है कि अगले कुछ सालों में वो नरेंद्र मोदी के टॉप कॉम्पिटिटर बनकर उभर सकते हैं। वहीं भाजपा से भी ज्यादा आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में कांग्रेस कितनी पुनर्जीवित होती है। कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है। इस वक्त तो आम आदमी पार्टी का ही जोर चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का जोर चल रहा है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। नहीं, जोर हमारे एरिया में आम आदमी पार्टी का। क्यों? ऐसा क्या कर दिया आपके इधर? अरे कर दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं लोगों को। जैसे कि गिनाओगे आप क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जैसे कि हॉस्पिटलों की सुविधा है, शिक्षा का सुविधा है, और महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है। महिलाओं को क्या सुविधा दी है? जैसे बस में उनके टिकट फ्री है, उनको भी 2100 रुपये देने का भी वादा किया है। तो क्या लगता है आपको कि 2100 रुपये केजरीवाल सरकार आने के बाद देगी? हाँ, शायद देगी। और क्या क्या काम किया है? कुछ काम गिनाए? बाकी सब हॉस्पिटलों में देख लो, इतनी हालत सुधरी हुई है। पहले बहुत गंदगी होता था, अभी साफ सफाई बहुत अच्छा है हॉस्पिटलों तो ये तो सब कांग्रेस के टाइम का है, शीला दीक्षित के टाइम का है। होगा, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ही ज़्यादा जोर दे करके इस चीज़ों को करा है। तो आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? जी।
कांग्रेस को नहीं देंगे? जी अब एक को ही देना होता ना, कांग्रेस को तो चाहते हम, कभी कभी बीजेपी को भी वोट दे बीजेपी को दीजिए। नहीं देते हम, कभी दिए ही नहीं ना कभी दिए। ऐसा क्या कारण रहा कि बस बीजेपी? कहा है कारण, वो सबको ही पता है, जाति पाति के नाम पे लड़वाया गया है, महंगाई बढ़ाया गया है बीजेपी की तरफ से। ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे अभी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। और इसका जो है कि हमारे जो जनता की सोच ये है, जो आम आदमी के लिए कार्य करे, एक अच्छी सरकार वो आए जो अच्छा सोचे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जोर किस पार्टी का चल रहा है? पार्टी का जोर तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उसने आम आदमी के बीच में रह के कार्य किया है और कर रहा है अभी भी। और उसने अच्छी स्कूल शिक्षा दी है आम आदमी और लेडीज़ों के लिए, बस में फ्री यात्रा की है। बिजली के बिल जो कई सालों से 1000 2 5 5,000 आते थे, वो बिजली के बिल भी कई लोगों के शून्य आ रहे हैं अभी भी। और काफ़ी सुविधा है, जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है दिल्ली में बिजली भी नहीं जा रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी। 5 साल में बेरोजगारी खत्म करने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अगले 5 साल के भीतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प लिया है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोजगार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करना होगी। अपने सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आप सरकार ने 2 साल से भी कम समय में 48,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की और युवाओं के लिए 3 लाख से अधिक निजी क्षेत्र की नौकरियों में मदद की है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि रोजगार कैसे पैदा किया जाता है और हमारे इरादे ईमानदार हैं। लोगों के समर्थन से हम अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म कर देंगे। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोज़गार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोज़गार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिल के करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में
ऐतिहासिक काम किए। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर जोर। जाहिर तौर पर देश भर में आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की बात करती है। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली के शिक्षा स्तर को इतना ऊपर उठाया कि आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा देश विदेश में हो रही है। इसलिए दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी देश का आने वाला भविष्य है। आपके पक्ष में बढ़ता जा रहा युवाओं का समर्थन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर युवाओं का समर्थन बढ़ता जा रहा है। पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसी नीतियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। युवाओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश की है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम, मुफ्त बिजली, पानी जैसी योजनाओं और पारदर्शी शासन ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा पार्टी के नेतृत्व की ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरे युवा सोशल मीडिया, रैलियों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यशैली ने युवाओं को राजनीतिक मंच पर एक नई दिशा दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के लिए रैली की। इस रैली में उन्होंने प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पर इस दौरान उन्होंने जुबानी हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्यता से हो रहा है। अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा का स्नान किया है। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका काम सिर्फ सोशल मीडिया में झूठ बोलना है। इन लोगों ने दिल्ली को कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। ऐसे में अब लोग मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है, एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर दिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदोलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा, देश की संसद में भेजा है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है।
रुक रही है अगली अहम खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा रोहिणी विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने आप प्रत्याशी प्रदीप मित्तल के लिए एक पदयात्रा की। इस पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों का भारी हुजूम भी साफ तौर पर देखने को मिला। आप नेता अमन अरोड़ा ने इस पदयात्रा में विभिन्न गलियों, चौक चौराहों और मार्केट का दौरा किया। आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट करने की उन्होंने अपील की। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ, उत्साह के साथ आप प्रत्याशी प्रदीप मित्तल और आप नेता अमन अरोड़ा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर आप नेता अमन अरोड़ा ने कहा कि लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोहिणी में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बार भी बीजेपी का बनबास जारी रहेगा। आज कैंपेन नहीं, शादी जैसा माहौल जो रोहिणी में हमारे भाई प्रदीप मित्तल जी के फेवर में बना हुआ है, ऐसा ही माहौल पूरी दिल्ली में बना हुआ है। लोग खुद अपने आप आगे आके इसको अपनी इलेक्शन समझ के वोट सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। सो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े अच्छे मार्जिन के साथ पहले जैसा ही 62 या 67 सीटों वाला रिकॉर्ड जो है वो फिर से दोबारा दिल्ली बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियां भी बनकर तैयार हैं। इनको दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला में कैंप परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर एयर कोमोडोर मनीष सबरवाल ने मीडिया को झांकियां भी दिखाई। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल की जाने वाली सभी झांकियां तैयार हो गई हैं। इस बार गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों की झांकियां बनकर तैयार हैं। उनको परेड में शामिल करने के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि तीनों सैन्य शक्ति, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक कॉमन झांकी कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देगी। ये जो झांकी दर्शाती है ये हमारा एकीकरण और संयुक्तिकरण का जो की मुहिम है, इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस, एंड जो कि हमें फ्यूचर में विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस करेगी, वो दर्शाती है। क्योंकि हमारी इस साल की थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, और यही थीम को लेके हमने इस झांकी पे दर्शाया है कि कैसे एक आत्मनिर्भर भारत जो कि इंटीग्रेटेड और जॉइंटनेस के थ्रू फ्यूचर में हमें विक्ट्री दिखाएगा। इसमें एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम है जो कि दर्शाता है कि कैसे तीनों सैन्य शक्ति एक ही जगह पे होके सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर पाएंगी। और भारत में ये जो प्लेटफॉर्म्स है, मेन बैटल टैंक अर्जुन, तेजस मार्क 2, ध्रुव हेलीकॉप्टर और INS विशाखापट्टनम, ये सब हमारे आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। और यही हमारी मुहिम है कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के थ्रू ही हम फ्यूचर में विक्ट्री प्राप्त करेंगे। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया है। जीआरपी थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने बताया कि आरपीएफ और टीम के साथ ट्रेनों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। टीम ने यात्रियों के सामान की भी जांच की है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन 26 जनवरी तक चलेगा। सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग भी की जा रही है। यात्रियों को भी जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेलवे के अधीन आने वाली जगहों को भी जांचा गया है। रेलवे स्टेशनों की पार्किंग, मोटरसाइकिल स्टैंड व आसपास के इलाकों में भी चेकिंग की गई। स्टेशन पर आने वाले व ट्रेनों में यात्रियों को समझाया भी गया है कि किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज़ें न लें। के दौरान कोई भी किसी से सबसे पहले 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो हमारी चेकिंग चल रही है वो एसपी साहब ने आदेश करेंगे भाई इसमें संज्ञान अभियान करके कोई इस तरह का पदार्थ, नशीला पदार्थ जो गाड़ियों में आता जाता हो उसको रोकना है। और प्लेटफार्म पर कोई भी आदमी
जो नशे की हालत में आता हो उसको भी रोकना है। तो उनके लिए हमने एक संगठन मिलकर अपने रेल वार्डन है, ये सभी भाई हमारे साथ, आरपीएफ पुलिस है और मैं SHO यमुनानगर GRP से हूँ। सभी लोग मिलकर यहाँ अभियान चलाते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं, सुबह शाम की चेकिंग रखते हैं, गाड़ियों में भी चेकिंग करते हैं और स्टेशन पर भी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 4 जिलों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। इनमें से एक रेवाड़ी डिपो, जिसे 5 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह स्थल से ही प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी इन बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए रवाना करेंगे। ये कहना है रेवाड़ी डिपो के महाप्रबंधक देवदत्त का। डिपो प्रबंधक की माने तो अभी रेवाड़ी डिपो को 5 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, जो 26 जनवरी को ही मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद रेवाड़ी से धारूहेड़ा व भालखी माजरा स्थित निर्माणाधीन एम्स तक की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सभी बसें पूरी तरह से वातानुकूलित है, जो रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर भी जनता को अपनी सेवाएं देंगी। सिटी सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक बसें आई है, क्योंकि आगे आगे जैसे पोल्यूशन को थोड़ा कम करना है हमने, उसको देखते हुए सरकार, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रही है। तो उसी के तहत अभी अपने 4 जिलों में तो स्टार्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिक बसेस और 5 जिलों में 26 जनवरी को सौगात मिलने वाली है। तो जिसके अंदर रेवाड़ी डिपो को भी 5 बसें शुरुआत में मिल रही है, जो आगे बढ़ा के 50 तक की जाएगी। कब ये 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेशन के लिए आएंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे, उसी दौरान इनको वहां से फ्लैग ऑफ करेंगे और उसी दिन ये सौगात रेवाड़ी शहर को मिल जाएगी। अगली अहम खबर का रुख करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। अगली खबर है, जहां जबलपुर के तहसील कार्यालय में समस्त पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल का कारण एक साथी पटवारी की गिरफ्तारी है, जिसे लेकर पटवारी संघ असंतुष्ट है। पटवारियों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और वे तब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी का मामला हल नहीं हो जाता। हड़ताल से तहसील के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है। अगली अहम खबर यमुनानगर से है, जहां आवारा कुत्तों ने आतंक बरपा रखा है। आए दिन ये स्ट्रीट डॉग किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हैं। आपको बता दें, कभी सुबह शाम लोगों के यहां आवागमन करने वाली काम वालियां इनका शिकार बनती हैं, तो कई बार मेहमान नवाजी कराने पहुंचने वाले प्रवासी चपेट में आ जाते हैं। कुत्तों के हमलावर होने पर पीड़ितों को दांत लगने वाले स्थान के घाव की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, साथ ही एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने का दर्द भी झेलना पड़ता है। दिनों दिन समस्याओं में वृद्धि का सिलसिला देख उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल सहित अन्य लोगों ने एसडीएम सोनू राम और डीएसपी कमलजीत सिंह की शिकायत पत्र उनको सौंपा है। शिकायत करने वालों में अनमोल, मोहित, राजेश, ललित के अलावा तमाम लोग शामिल थे। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा बहुत बड़ा मसला है, जो हमारे सामाजिक लोगों के लिए, सामाजिक परिवारों के लिए, ये घरों में बहुत, गलियों में है ना, पता नहीं कहां से हैं ये कुत्ते, बहुत हो। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। आपको बता दें कि जटलाना गांव का ये मामला है, जहां साहिल नाम का लड़का अपने काम से जा रहा था, जिसकी कहासुनी गांव के कुछ लड़कों से हो गई। उसके बाद गांव के लड़के अपने परिवार सहित साहिल के घर पर आए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इस कदर हो रही थी कि उन्हें किसी की जान माल का कोई डर नहीं था। इसी बीच साहिल की माता सुमन देवी भी बीच में आ गई और हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सुमन देवी की जान चली गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि हमला जटलाना हरिजन मजरी के हमलावर हैं, जो रोकने पर भी हमला करने से नहीं रुक रहे थे। लड़के के परिवार व पड़ोसी नीना, रानी, सुनीता, रेखा, कमला, कविता, पूजा आदि ने बताया कि हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं और कुछ नाबालिग लड़के भी थे, जो सुमन के शरीर पर मृत होने के बाद भी हमला करते रहे। परिवार की महिलाएं उनसे सुमन पर हमला न करने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन किसी की वो सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद डायल 112 पहुंची और थाना जटलाना पुलिस को सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंची। जटलाना पुलिस ने सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, झगड़े को आगे बढ़ने से रोका। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां अयोध्या राम मंदिर के 1 वर्ष पूरा होने पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। आयोजन के बाद जनपदवासियों ने 5100 दिए जलाए हैं और लंगर का आयोजन भी किया। वहीं रामायण कथावाचक स्वामी बुआ दत्ता ने कहा कि यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है और आज मूर्ति स्थापना को 1 साल हुआ है। पहले तो मैं आप सभी के माध्यम पूरे देशवासियों को, खास करके पंजाब शहरवासियों को, भगवान राम जी की प्रतिमा जो अयोध्या के अंदर स्थापना की गई थी उसके साल के उपलक्ष्य में आज राम मंदिर के अंदर दिए जलाए गए हैं। मैं सभी शहरवासियों से बेनती करता हूं कि आप भी आज का दिन, ये पवित्र दिहाड़ा है, जो अपने घरों में दीपमाला करके जलाएं। आज प्रभु श्री राम लल्ला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 1 साल पहले उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुई थी। आज 1 वर्ष पूरा होने पर श्री राम मंदिर अयोध्या नगर मोगा में प्रभु श्री राम कथा 7 दिन से चल रही है। प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी बुआ दत्ता जी महाराज जम्मू वाले द्वारा, और आज 5100 दिए के साथ हम प्रभु राम जी का स्वागत कर रहे हैं। संगत की तरफ से 5100 दिए श्री राम मंदिर अयोध्या नगर मोगा में जलाए जा रहे हैं, दीपमाला की जा रही है। जय श्री राम, जय सिया राम। आज हम अयोध्या धाम श्री राम मंदिर मोगा में यहाँ पर एक बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 1 साल पहले हजारों लोगों की यही कामना थी कि यहाँ पर अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर बनाया जाए। इसी खुशी में आज 22 जनवरी, जिस दिन श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसी उपलक्ष्य में आज हम 22 जनवरी को यहाँ पर इस भव्य आयोजन का उत्सव मनाया जा रहा है। देखो जी, इसका महात्म ये है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि जो 600 साल पहले से विवाद चल रहा था श्री राम जी के मंदिर का, उसको सॉल्व करने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और पिछले वर्ष 2024 में इसी 22 जनवरी को वहाँ पर भगवान श्री राम लल्ला जी का पदार्पण हुआ था। उसी उपलक्ष्य में मोगा की समस्त लाखों की तादाद की जनता ने यहाँ मिलकर के ये नियम प्रण किया था कि हर वर्ष राम कथा होगी और हर वर्ष यहाँ 5100 दीपक जलाया जाएगा। पिछले साल भी ये उत्सव हुआ है और इस साल भी ये उत्सव आप देख रहे हैं। बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव, बड़ा प्यार, बड़ी उत्साह और बहुत ही भक्ति के साथ ये सभी कर रहे हैं। तो ब्रेक के देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। हरदोई से अहम खबर है, जहां पॉस्को एक्ट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने जनपद सीतापुर से गिरफ्तारी की है। आशीष को मचरहेटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता की पोती के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। हरदोई की माधोगंज कोतवाली पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। तो आपको बता दें, बांके से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो हरदोई की लोनार कोतवाली
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर है जहां दबंगों ने खुलेआम फायरिंग की है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैली है। फायरिंग में एक 10 वर्षीय बच्चा घायल हुआ है। एक सप्ताह पहले हुई थी दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद इलाके में दहशत फैलाने के लिए वारदात की गई। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। किठौर थाना क्षेत्र के ग्राम ललियाना का यह पूरा मामला है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड होना है और नई दिल्ली में प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों के दल को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की दीदियों को आमंत्रित करने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया और आभार जताया। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। केशव प्रसाद मौर्य ने इन दीदियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वयं सहायता समूह के उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 दीदियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मेरठ की संगीता तोमर, देवरिया की नंदिनी मिश्रा, मीना देवी, कुशीनगर की रुचिका श्रीवास्तव, अलीगढ़ की सोनी शर्मा व ललिता शर्मा, बिजनौर की सरिता दुबे व विपिन देवी, सोनभद्र की संजू कुशवाहा, विनीता शकुंतला व गौतम बुद्ध नगर की सीमा सरस्वती को आमंत्रित किया गया। 7 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक दीदियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी समूह की दीदियां प्रतिभाग नहीं कर रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी का दिन यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की 13 दीदियों को, जो अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, एक सामान्य परिवार जिनके दोनों समय के भोजन का संकट रहता था, आज वह लखपति दीदी के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए प्रस्थान किए हैं, जिनको अभी मैंने हरी झंडी दिखाया है। मैं जानता हूं दिल्ली में रहने वालों के लिए भी परेड में सहभाग करना कठिन होता है, लेकिन दूर दराज के गांव में रहने वाली कोई बहन आज गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में, प्रधानमंत्री जी के अतिथि के रूप में, राष्ट्रपति जी की अतिथि के रूप में वहां सहभाग करने के लिए जा रही हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पार्क में आपको बता दें आपको बता दें FS उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें कई युवाओं ने मिलकर रोजाना हो रहे साइबर अपराधियों से लड़ने की नीयत और तरीके बताए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस भर्ती बोर्ड और विजिलेंस के DG राजीव कृष्णा पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी पुलिस के कई अत्याधुनिकीकरण और साइबर क्रिमिनल से लड़ने और उनसे निपटने की योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर GK गोस्वामी, DIG राजीव मेहरोत्रा समेत लखनऊ पुलिस कमिश्नरी से DCP रवीना त्यागी, एडिशनल DCP मनीषा सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। डायरेक्टर GK गोस्वामी ने बताया कि अब इस समय यूपी पुलिस का अत्याधुनिक तंत्र साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए सक्षम है और ऐसे में यूपी पुलिस फॉरेंसिक साइंस के जरिए भी लोगों से ऐसे अपराध में लोगों को सजा दिलाने का काम कर रही है। आज के दौर में साइबर क्रिमिनल से डरने नहीं बल्कि उनसे लड़ने का समय है। साइबर क्राइम अब एक समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है और इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है अवेयरनेस। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से UPSIFS ने बच्चों के परिजनों में और सोसाइटी में एट लार्ज एक अवेयरनेस देने का प्रयास किया है, बहुत सफल प्रयास किया है। और मुझे पूरी आशा है कि इसी तरह के और भी आयोजन न केवल UPSIFS के द्वारा बल्कि और संस्थाओं के द्वारा भी किए जाएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी
ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। बच्चों के और उनके परिवार के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव ना रहे और साइबर क्राइम के जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में जानकारी रहे, ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जैसे आपने देखा कि UPSIFS लखनऊ जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुउद्देश्य शैक्षणिक संस्थान है, उसके द्वारा यहाँ हजरतगंज चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर अवेयरनेस के लिए प्रयास किया गया कि किस प्रकार बच्चों के द्वारा या कोई भी बड़ा व्यक्ति साइबर फ्रॉड और साइबर अरेस्ट या ऐसे जो अपराध हैं उनका विक्टिम बन सकता है और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है। निदेशक UPSF के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और साइबर सिक्योरिटी में, साइबर स्पेस में आप जितने सजग रहेंगे, जितने जानकार रहेंगे, उतना ही आप अपराधों से बच सकते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ के शहीद पथ पर चलती कार से स्टंट करने वालों को सुशांत गोल्ड सिटी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार रात को सफेद रंग की हुंडई i20 गाड़ी पर सवार होकर दो लड़के कार की खिड़की से बाहर निकलकर चलती कार से स्टंट करते नजर आए थे। खुलेआम गाड़ी का सायरन बजाकर तेज गाड़ी चलाते हुए स्टंटबाजी कर रहे थे। यही नहीं, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास की गाड़ियां भी साइड होने लगी। उनकी करतूत पीछे चल रहे कार सवारों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बुधवार को तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर हुंडई i20 गाड़ी को नंबर के आधार पर पकड़ लिया है, जिसका नंबर UP 32 GL 6500 था। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो लखनऊ के मलिहाबाद स्थित मॉल इलाके के रहने वाले हैं, जिनका नाम शुभम सिंह, ऋषभ सिंह और रजत सिंह है। पुलिस ने इनकी i20 कार को भी सीज कर दिया और युवकों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। रुक रही है अगली अहम खबर का। कन्नौज के मशहूर बुजुर्ग बाबा हाजी शरीफ जिंदनी की 832वां उर्स संपन्न होने के बाद आज इत्र नगरी में गाजीबाजी के साथ चादर जुलूस निकाला गया। बाबा हाजी की दरगाह पर उर्स कमेटी के ओहदेदारों ने चादर चढ़ाई। इस दौरान हजारों अकीदतमंदों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इत्र नगरी कन्नौज में गुरुवार को बाबा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह की चादर धूमधाम से निकाली गई। दरगाह कमेटी के सदर हाजी शमसुल खान के मीर वैस टोला स्थित आवास से अकीदतमंदों ने धूमधाम और गाजेबाजी के साथ चादर निकाली। कन्नौज में आज बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में चादर निकाली गई, जो मोहल्ला शेखाना से परंपरागत, ये तो 800 साल से चली आ रही है परंपरागत, कहीं ना कहीं से परंपरागत चलती रही। तो मोहल्ला शेखाना से मीर वैस टोला होते हुए जो कि आज हाजी शरीफ पहुंची। ये कितने सालों से निकल रही चादर? ये 823 साल जो उर्स के हो गए, तो 823 साल से ही। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF ने एक संगठित गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो भारतीय नागरिकों के बैंक खातों का उपयोग करके विदेशी चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लोनिंग ऐप और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में नवरत्न सिंह, तनवीर और साकिब शेख शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी नवरत्न सिंह बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक है और वह टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज गिरोह के सदस्यों जैसे DKK, मैगी, हुजियांग और KTM के संपर्क में था। ये गिरोह नेपाल और थाईलैंड में बैठकर भारतीय नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम कर रहा था। आरोपियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया था, ताकि फेमा और अन्य वित्तीय नियमों से बचा जा सके। पुलिस ने नोएडा से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट, 22 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड और नेपाली करेंसी शामिल है। गिरोह का नेटवर्क जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ था। आज हमने 1978 को लेकर ज्ञापन दिया है, इसकी जांच NIA से कराई जाए। जो 1978 में दंगे हुए थे, जिसमें 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 1992 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वो सारे केस वापस ले लिए गए थे। उसको लेकर हमने कहा है इसमें प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिया है DM साहब के थ्रू। अधिनियम 1952 के तहत इसकी जाँच NIA से या CBI से कराई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1952 अधिनियम के तहत पूरा अधिकार है कि एक निरपेक्ष जांच एजेंसी गठित करके
इसकी जांच करा सकते हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके। मैं देश के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कुछ एक हमारे देश के नेता अखिलेश यादव जैसे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल में मार्च 1978 में हुए भयानक दंगों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जबकि हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। आरोप है कि स्थानीय मुस्लिमों ने इन परिवारों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। दंगों के बाद तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, न ही पलायन करने वालों की संपत्तियां वापस की। हाल ही में इस मामले की पुनः जांच से खुलासा हुआ है कि सरकार ने दंगों से जुड़े मुकदमे वापस लेकर न्याय प्रक्रिया को गहरी क्षति पहुंचाई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से, जहां जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के महरख गांव में 3 दिनों से विवाहित अपने ससुराल में घर के बाहर बैठकर धरना दे रही है और परिजन उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। विवाहिता के रहते हुए पति ने दूसरी शादी कर लिया और उसके सास ससुर दूसरी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं और हमको घर में घुसने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। ये पीड़ित ने जानकारी दी। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के महरख गांव में परशुराम के पुत्र रतन चंद्र प्रकाश की पहली पत्नी प्रिया देवी ससुराल के चौखट पर बाहर 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में घर में जाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सास ससुर और पति का कलेजा नहीं पिघल रहा और उसे बाहर ही छोड़ दिया। हालांकि इस संबंध में अलीनगर थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि जानकारी नहीं मिली और अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है, तत्काल पीड़िता से संपर्क कर उसकी मदद की जाएगी। विवाद यही दहेज के विषय में हुआ कि कम दहेज दिए। मेरे माँ बाप उतना जितना चादर था उतना पैर पसारी हैं। जितना कोई माँ बाप के गरीबी में रहेगा उतना ही ना देगा, इनके इससे ज़्यादा दे देगा। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे स्थित गांधी प्रतिमा के पार्क में UPSIFS उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसमें कई युवाओं साथियों ने मिलकर रोजाना हो रहे साइबर अपराधियों से लड़ने के नियम और तरीके बताए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस भर्ती बोर्ड और विजिलेंस के DG राजीव कृष्णा पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी पुलिस के कई अत्याधुनिक और साइबर क्रिमिनल से लड़ने और उनसे निपटने की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर GK गोस्वामी, DIG राजीव मेहरोत्रा समेत लखनऊ पुलिस कमिश्नरी से DCP रवीना त्यागी, एडिशनल DCP मनीषा सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। डायरेक्टर GK गोस्वामी ने बताया कि अब इस समय यूपी पुलिस का अत्याधुनिक तंत्र साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए सक्षम है और ऐसे में यूपी पुलिस फॉरेंसिक साइंस के जरिए भी लोगों से ऐसे अपराध में लोगों को सजा दिलाने का काम कर रही है। आज के दौर में साइबर क्रिमिनल से डरने नहीं बल्कि उनसे लड़ने का समय है। साइबर क्राइम अब एक समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है और इसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है अवेयरनेस। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से UPSIFS ने बच्चों के परिजनों में और सोसाइटी में एट लार्ज एक अवेयरनेस देने का प्रयास किया है, बहुत सफल प्रयास किया है और मुझे पूरी आशा है कि इसी तरह के और भी आयोजन न केवल UPSIFS के द्वारा बल्कि और संस्थाओं के द्वारा भी किए जाएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। बच्चों के और उनके परिवार के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव ना रहे और साइबर क्राइम के जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में जानकारी रहे। ये दोनों चीज़ें अगर रहेंगी तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जैसे आपने देखा कि UPSIFS लखनऊ जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुउद्देश्य शैक्षणिक संस्थान है, उसके द्वारा यहाँ हजरतगंज चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर अवेयरनेस के लिए प्रयास किया गया कि किस प्रकार बच्चों के द्वारा या कोई भी बड़ा व्यक्ति साइबर फ्रॉड और साइबर अरेस्ट
या ऐसे जो अपराध हैं उनका विक्टिम बन सकता है और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है। निदेशक यूपीएसएफ के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और साइबर सिक्योरिटी में, साइबर स्पेस में आप जितने सजग रहेंगे, जितने जानकार रहेंगे, उतना ही आप अपराधों से बच सकते हैं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का